तो हम कंटिन्यू करते हैं भाई अपना इकोनॉमी का जो सीरीज़ था, इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज़ वाला सीरीज़, ठीक है ना। हम पूरे इकोनॉमी को कंप्लीट करने की बात करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़, व्हाट है ना, इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज़, ठीक है। तो हमने 3 एमसीक्यूज़ 3 चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के देख लिए हैं भाई। बैंकिंग सेक्टर देख लिया है हमने, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर देख लिया, इन्फ्लेशन देख लिया है, एंड हमने टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसीज़ की बात भी कर ली है। अब हम कंटिन्यू करते हैं भाई। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो कि हमने शुरुआत में जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कवर किया। अब हम बात करने वाले हैं यार, है ना, जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो वो है एक्सटर्नल सेक्टर्स, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यार। अपने जो इकोनॉमी थ्रू PYQs जो सीरीज़ था उसमें मैंने हर जो टॉपिक है उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि कौन साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट जो क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ से आए हैं, एक्सटर्नल सेक्टर से आए हैं, ठीक है। तो वो सीरीज़ एक बार देख लेने के बाद हमको एक आइडिया हो जाता है, जो इकोनॉमी का PYQs का जो मैंने टॉपिक वाइज बनाया उससे हमको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और कहाँ से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं जो अभी हम कर रहे हैं PYQ से इकोनॉमी, उससे क्या है सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्लियर हो जाते हैं। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमारे साथ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, हमको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट। क्या ये सही है भाई कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेट है हमारा उधार है उसको सबसे ज़्यादा पार्ट ये बनाते हैं? बिल्कुल सही बात है यार। एन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये बिल्कुल सही है। एन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इंपॉर्टेंट है, दिस आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का पार्ट है हमारे पास। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कैपिटल अकाउंट होता है एंड करेंट अकाउंट होता है, ठीक है। और उसमें ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। सेकेंड है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। देखो भाई ये इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, ये ऐसे लोन होते हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। या फिर रियल इस्टेट में इसको हम नहीं डाल सकते, क्योंकि इसको रेगुलेट कौन करता है भाई, है ना, इसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना। करेक्ट हमसे पूछा, सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा, इनकरेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आइडिया ऑफ टोबिन टैक्स वाज टू एंड द स्पेकुलेशन एंड वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक प्राइस ऑफ द स्टॉक और सेकेंडरी मार्केट। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? देखो ये टोबिन टैक्स हो ना, ये जो है ना करेंसी एक्सचेंज जो होता है ना, करेंसी एक्सचेंज है ना, उसके ऊपर है यार। इट डज नॉट डील विद द स्टॉक मार्केट। जो टोबिन टैक्स है वो जो करेंसी एक्सचेंज रेट है ना उसके ऊपर स्पेकुलेशंस है ना, उसको देखते हुए यहाँ पे ये लगाया जाता है कि कुछ लोग सोचते हैं ना यार यहाँ पे पैसा खरीद लेते हैं ये वाला क्योंकि इसका एप्रिसिएशन होने वाला है या फिर डिप्रिसिएशन होने वाला है सोच के, है ना, और अपना प्रॉफिट लेने के चक्कर में, तो उसके लिए हमारे पास टोबिन टैक्स लगाया है। इट इज़ नथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज, इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी करेंसी एक्सचेंज मार्केट। Scarcity of dollar in Indian market are favorable for the exporters and not for the importers। देखो भाई अगर डॉलर की कमी हो गई इंडियन मार्केट में, ठीक है, तो डॉलर की कमी हो गई तो डॉलर महंगा हो जाएगा कि सस्ता हो जाएगा? हाँ, डॉलर क्या हो जाएगा, इंडियन मार्केट में डॉलर की कमी हो गई है तो ये फेवरेबल हो जाएगा एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब जो हमारे देश से कहाँ भेज रहे हैं, बाहर, है ना। तो अब डॉलर की कमी हो गई है, हमारे देश से बाहर भेजेंगे, ठीक है। अब जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ का प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जब इसको यहाँ से भेजेंगे मतलब समझना, ठीक है, इसके याद इसे समझते हैं हम लोग, स्केर्सिटी हो गई भाई, स्केर्सिटी से इसका एप्रिसिएशन हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी विद रेफरेंस टू रूपी, है ना। जब डॉलर एप्रिसिएट हो जाएगा सो दुनिया में डॉलर से तो खरीदा जाता है, अब डॉलर एप्रिसिएट हो जाएगा तो दुनिया में एक्सपोर्टर्स जो हैं, है ना, दुनिया में बेच रहे हैं चीज़ें,
दे गेट मनी इन वॉट, दे गेट मनी इन डॉलर, एंड डॉलर का अप्रिसिएशन हो गया है तो 100 रहा, 100 को यहाँ पे लाएंगे तो वो 120 रहेगा कि नहीं रहेगा अगर अप्रिसिएट हुआ है तो, है ना। तो ये एक कहानी है, बट आपको याद ये नहीं रखना बिकॉज एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो अप्रिसिएशन होता है, अप्रिसिएशन इट विल, है ना, इट विल बेनिफिट हुम, इट विल बेनिफिट द एक्सपोर्टर, दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है। बाकी सोचना नहीं है कि क्यों कैसे, वो ज़्यादा दिमाग में रहने से कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ फेवरेबल फॉर एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, इज मतलब इंडिया के अंदर अगर एप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके लिए बेनिफिट होगा, एक्सपोर्टर के लिए, ये दिमाग में रखना, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कंसिडर द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंट्री एंड एक्सक्लूड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमारे पास, है ना, देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट सही है कि, देखो भाई नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस ये हमारे पास करेंसी के, है ना, एक डॉलर का दूसरे डॉलर के रेफरेंस में जो एक्सचेंज रेट है उसको कहते हैं हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये कंसीडर नहीं करता परचेसिंग पावर पैरिटी को, या फिर ये एक्सक्लूड नहीं करता इन्फ्लेशन को, ठीक है। एक्सक्लूड करने वाला कौन है भाई, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके साथ हम इन्फ्लेशन को, मतलब जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हम एक्सक्लूड कर देंगे इन्फ्लेशन को तो हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाता है ना, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाएगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में तो हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट आ जाता है ना। रियल एक्सचेंज रेट में हमारे पास परचेसिंग पावर ऑफ द कंट्री को भी कंसीडर करते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि नॉमिनल में कुछ नहीं होता, बस एक्सचेंज रेट है ये, ठीक है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया यार, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। देखो एक कॉन्सेप्ट सब लोग कैसे सीख रहे हैं, एक टॉपिक से कितना सारा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यार, तो यही तो जरूरी है यार हमारे पास, है ना। यहाँ पे गोल्डन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का तो एक्सपोर्टर्स का बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द सिटीजन एंड द नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन के बीच में ट्रांजैक्शन देखता है ना भाई ना, ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में देखता है, जो इंडिया के अंदर रह रहा है और जो इंडिया के अंदर नहीं रह रहा है, ठीक है। यही तो कंफ्यूज किया जाएगा आपसे, इट इज बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है यार, करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लोन्स आते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी जो डिपॉजिट है बैंक के अंदर, फॉरेन के लोगों ने जो बैंक के अंदर हमारे पास डिपॉजिट किया है वो सब, ठीक है। ये नॉन विजिबल्स हैं, वो दिखते नहीं हैं ये, बट जो करंट अकाउंट है उसके अंदर विजिबल गुड्स आते हैं जो कि हमको दिखते हैं, जैसे यहाँ से वहाँ कोई चीज़ सामान आ रहा है जा रहा है तो हमको दिखता है, सो वो करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा, मतलब नॉन विजिबल्स नहीं बोलते हैं, हाँ इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। नॉन विजिबल्स एंड विजिबल्स आर बोथ द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। इनविजिबल्स में हमारे पास क्या आते हैं यार, इनविजिबल्स के अंदर हमारे पास सर्विसेज आते हैं, जो सर्विस सपोज करो इंडिया का आदमी कोई बाहर जाके काम कर रहा है ना, इनकम फ्रॉम द प्रॉफिट्स और इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट, हमने जो किसी को लोन दिया उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है हमारे देश के अंदर वो किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर आएगा, है ना। तो सर्विसेज आ गए इसके अंदर, इनविजिबल्स के अंदर, सर इसके अंदर इनविजिबल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, है ना, कोई ट्रांसफर पेमेंट्स आ गए लाइक रेमिटेंसेस एंड डोनेशन, ओके अच्छे से लिखते हैं यार, ट्रांसफर पेमेंट लाइक रेमिटेंस एंड डोनेशन,
है। ये सब क्या हो गया हमारे पास करंट अकाउंट का पार्ट हो गया, ठीक है। इनविजिबल्स इनविजिबल्स गुड्स या फिर इनविजिबल्स कहते हैं सर्विस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ट्रांसफर पेमेंट लाइक रेमिटेंसेज एंड डोनेशन, है ना। ट्रांसफर पेमेंट मतलब वन वे पेमेंट है ना, इसके बदले कुछ चीज़ नहीं होती, सिर्फ आपको सपोज करो कोई आदमी यहाँ पे अमेरिका में काम कर रहा है किसी का बेटा, तो वो आपको पैसा भेजेगा, तो ये वन वे ट्रांसफर है, उसके बदले आप कुछ नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है। दिस आर कॉल्ड एज रिमिटेंसेस। या फिर कोई अमेरिका का आदमी ने यहाँ किसी आदमी को डोनेट कर दिया पैसा, मेरे पास ज़्यादा पैसा है भाई, गरीब आदमी को डोनेट कर दिया, डोनेशन हो गए, तो ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे, करंट अकाउंट का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है, कौन सा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, इसको भी बताने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है यार, ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ द यूएसए गवर्नमेंट कैन एडवर्सली इंपैक्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया। जो ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट है क्या वो करंट अकाउंट को अफेक्ट करेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट अफेक्ट करेगा। ट्रेड का मतलब क्या है, गुड्स, क्या ट्रेड गुड्स में होते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। तो हमारे पास गुड्स आर दी पार्ट ऑफ व्हाट, दिस आर दी पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट, तो ये अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट तो हमारे पास जो ट्रेड होगा कम हो जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा, बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के अंदर हमारे पास आईएमएफ के अंदर हमारे पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, उसके बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीआर वॉज इंट्रोड्यूस एज एन अल्टरनेटिव टू द टेरिफिन डिलेमा। क्या ये सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। टेरिफिन डिलेमा क्या था यार, है ना, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ एसोसिएटेड था, है ना। जहाँ पे जो आईएमएफ था उसके पास अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है हर कंट्री के लिए विद रेस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, है ना, उससे वो जो कि लिंक था किससे, गोल्ड प्राइस से, तो हर आदमी जो था प्रिंट नहीं कर पाता था करेंसी को इन अकॉर्डेंस विद दी अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड। तो उसीलिए हमारे पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोटा एलोकेट किए जाते हैं कंट्रीज़ को, ठीक है। सो बिल्कुल सही बात है। टेरिफिन डिलेमा के रेफरेंस में हमारे पास एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स का है, इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था आईएमएफ के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। द आईएमएफ डज नॉट ऑफर एनी इंटरेस्ट रेट ऑन एसडीआर कोटा डिपॉजिटेड बाय द कंट्री। गलत बात है यार, स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देता है, इट डज नॉट ऑफर बोल रहा है, नो इट डज ऑफर, सो दिस इज इनकरेक्ट, बट द इंटरेस्ट रेट इज स्मॉल। Trading of SDR amongst the member is prohibited for the management of the balance of payment crisis। जो SDR का जो ट्रेडिंग है among the members, क्या वो प्रोहिबिटेड है यार, क्या वो इसको ट्रेड नहीं कर सकते, गलत बात है यार। दे कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये बोल रहा है दे आर प्रोहिबिटेड, नो दे आर नॉट प्रोहिबिटेड। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ इंडिया एडेप्टेड फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी विदाउट एनी लिमिटेशन। अगर हमने क्या किया, फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी को अडेप्ट कर लिया, हमारे पास कौन सी सिचुएशन आ सकती है, विच ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो वुड सी कंसिडरेबल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मार्केट। इनमें से कौन सी चीज़ें बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी मतलब बिना हौच पौच के आप इंडिया के अंदर डॉलर लेके आते हो, इंडिया के अंदर तुरंत रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो इजी मूवमेंट ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो क्या बाहर के लोग आसानी से हमारे देश में इन्वेस्ट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे यार। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा, देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ कैसे जाएगा यार, कम हो जाएगा, बिकॉज आप समझना, है ना, बिकॉज फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रहेगा, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएंगे दे कस कॉर्पोरेट, है ना, पैसा जब कॉर्पोरेट लोगों के पास ज़्यादा आएगा, अमीर आदमी के पास जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो आसानी से लोन को छुट्टा कर पाएंगे। सो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो दिस विल नॉट गेट इंक्रीज, ठीक है, इट विल गेट डिक्रीज। उसी तो कारण है कि हम फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी लाना चाह रहे हैं, है ना। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिट शिफ्टिंग, बिल्कुल सही बात है। जो प्रॉफिट शिफ्टिंग हमको देखने को मिलता है ना, प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब है एक आदमी जो प्रॉफिट कमा रहा है उससे दूसरे के पास प्रॉफिट जा रहा है, जो असली प्रॉफिट का हकदार है उसके अलावा किसी और के पास जा रहा है, वो एक काम क्या करेगा, कम करेगा। करेंसी वॉलेटिलिटी रिस्क, क्या करेंसी वॉलेटिलिटी रिस्क जो होगा
वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई। बिकॉज समझो आप कि मार्केट में अगर दूसरे देश में बहुत तेज़ी से कुछ भी डाउनफॉल आता है तो उसका इफेक्ट हमारे देश में बहुत आसानी से देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर इज़ फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, है ना। अगर फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर देंगे तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी इज यूज टू बूस्ट डिमांड इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, हेलीकॉप्टर मनी नाम से ही समझ आ रहा है। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है, हवाई जहाज से पैसा नीचे फेंका जाता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है, पैसा हवाई जहाज से नीचे फेंका जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज समझना, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए, ठीक है। लोगों के पास जब पैसा नहीं होता खर्चा करने के लिए तो डिमांड नहीं होती, जब डिमांड नहीं होती तो फैक्ट्रीज जो है चीज़ें बनाती नहीं, जब फैक्ट्री चीज़ें बनाती नहीं तो सप्लाई होता नहीं, और जब सप्लाई होता नहीं तो फिर इकोनॉमी चलती नहीं, ठीक है। इसीलिए कहीं तो ये साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने, जिसमें क्या होता है, हेलीकॉप्टर से ज़मीन के नीचे पैसा फेंका जाता है, जिससे लोग जाएँ, लोग चीज़ों को खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। सो ये सही है यार। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एक्ट एज अ लाइबिलिटी फॉर द डिपॉजिटर एंड एसेट फॉर द बोरोवर, ठीक है। डिपॉजिटर माने जो पैसा जमा कर रहा है, सपोज कोई बैंक हो गया यार, ये सपोज करो कोई बैंक है, इस पर कोई आदमी पैसा जमा कर तो डिपॉजिटर है, कोई उसको उधारी ले रहा है तो वो बोरोवर हो गया, ठीक है। सो डिपॉजिटर एंड बोरोवर। हमसे क्या पूछा गया है कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है क्या वो लाइबिलिटी होता है एक तरह से, क्या वो एक तरह से कर्ज होता है भाई डिपॉजिटर के लिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। भाई एक तरह से बिल्कुल सही बात है। डिपॉजिटर मतलब समझना उसको पैसा जमा करने के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कोई आदमी पैसे जमा करता है बैंक के अंदर तो उसको क्या मिलता है यार, उसमें से उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट। बट अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको किसी जगह में बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो एक तरह से वो लाइबिलिटी है डिपॉजिटर के लिए, बिल्कुल सही बात है। एंड बोरोवर के लिए एक तरह से एसेट है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर दी विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेप्स आर लाइकली टू कॉज द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट द डॉलर। इनमें से कौन कौन से स्टेप्स जो हैं रूपी को अप्रिशिएट करेंगे, मतलब रूपी की वैल्यू को बढ़ा देंगे। अगर हमने क्या कर दिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन बॉन्ड मार्केट में, अगर उसमें लिमिट बढ़ा दिया तो क्या लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, नहीं करेंगे। तो क्या रूपी का डिमांड होगा, मतलब समझना एप्रिसिएशन रूपी मीन्स डिमांड ऑफ द रूपी इंक्रीजेस, इस प्रकार से आज समझना, डिमांड बढ़ गया। तो जब लिमिट कर देगा तो डिमांड उतना बढ़ पाएगा क्या, जब लिमिट कर देगा तो डिमांड उतना बढ़ पाएगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा यार, ठीक है। सो एप्रिसिएशन होगा ना। लिमिट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडियन बॉन्ड मार्केट, है ना। तो हमने इंक्रीज कर दिया लिमिट को, पहले 100 रुपये इन्वेस्ट कर पाता था आदमी, अब 200 रुपये इन्वेस्ट कर पा रहा है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडियन बॉन्ड मार्केट में, मतलब ज़्यादा रुपये खरीद रहा है, ज़्यादा डिमांड रुपये का, तो अप्रिशिएट होगा क्या, बिल्कुल होगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद अनदर कंट्रीज। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है भाई, है ना, इसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन डॉलर्स जो होते हैं ना, हम यूज़ करते हैं डॉलर्स को, है ना, ईच फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है इन केस ऑफ क्राइसिस, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही बात है, एक तरह से ये हमारे पास अप्रिशिएट कर देगा रुपी को। मतलब क्या होता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, सपोज करो एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, कंट्री ए के पास फॉरेक्स रिजर्व कम है डॉलर का, कंट्री बी के पास फॉरेक्स रिजर्व डॉलर का ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं आपस में थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं करेंसी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, फ़ायदा होता है दोनों का। उसके मुश्किल समय वो काम आएगा तो इसके मुश्किल समय में ये काम आएगा। इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, हमने क्या किया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बढ़ा दिया तो रुपी का डिमांड बढ़ेगा, रुपी का डिमांड बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट यही समझना यार। डॉलर स्वैप बिटवीन आरबीआई इन द इंडियन बैंक, तो जब आरबीआई के पास जो डॉलर था उसको इंडियन बैंक को दे दिया, तो जब उसके पास डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो जो डॉलर है उसका हम सप्लाई बढ़ा देंगे, डॉलर जब सप्लाई बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, तो रुपी का डिमांड बढ़ जाएगा, उल्टा सोचना है, तो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा भाई, इससे हमारे पास रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा। डियर मनी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, व्हाट इज द डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी में क्या होता है, हमारे पास मनी टाइटनिंग, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट टाइट कर देंगे तो जो लोगों के पास पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और एप्रिसिएशन हो जाएगा रुपी का। सो दिस इज करेक्ट।
तो एक तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं यार। तो आपको 3-4 चीज़ यहाँ पे रखनी है कि हाँ, एफपीआई का एग्रीमेंट बढ़ाने से रुपये अप्रिशिएट हो जाता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से रुपये अप्रिशिएट हो जाता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को हम बढ़ाने से रुपये अप्रिशिएट हो जाता है, अगर डॉलर स्वैप हो रहा है आरबीआई इंडियन मार्केट के बीच में तो रुपये अप्रिशिएट हो जाता है। तो आसान था। लेकिन डियर मनी पॉलिसी मीन्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है, रुपये अप्रिशिएट होता है कि डिप्रिशिएट होता है। तो याद रखना, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो रुपये क्या हो जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा। बिल्कुल सही है यार। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। 1 2 3 4 5 सब की सब सही हैं। सब के सब क्या करेंगे, हमारे पास जो रुपये है उसको क्या करेंगे, अप्रिशिएट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स हैव बीन अबॉलिश्ड इन इंडिया। तो ये बात समझो यार, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ क्या होते हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ ऐसे ड्यूटीज़ होते हैं, एक तरह से ये टैरिफ बैरियर हैं यार, जिसमें ना जो जो इम्पोर्टर कंट्रीज़ है ना, अगर वो ज़्यादा चीपर होता है, जैसे कि चाइना का जो फ़ोन होना है, चाइना का जो फ़ोन होता है वहाँ के चाइना की जो सब्सिडीज़ होती है ना, चाइना में उनके फ़ोन को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती है फ़ोन के मैन्युफैक्चरर को, इसीलिए वहाँ के जो फ़ोन है वो बहुत सस्ते होते हैं इंडिया के अंदर, और हमारे देश के जो फ़ोन है वो सस्ते नहीं होते। तो अपने देश के फ़ोन को कोई खरीदता नहीं है, तो चाइना का ग्रोथ हो रहा है, हमारे देश का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस पर जो सरकार ड्यूटी लगाती है इसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। लेकिन अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ जो है इंडिया के अंदर नहीं लगते यार, इट इज़ एबॉलिश्ड इन इंडिया। सो दिस इज़ करेक्ट। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, inverted duty structure related to exporter country while anti dumping duty relates to the importer country। भाई जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री के साथ रिलेटेड है क्या, या फिर जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है वो इम्पोर्टर कंट्री के साथ रिलेटेड है क्या। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज़ गलत। बिकॉज जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ये कब लगाया जाता है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है ना फाइनल गुड में, वो लेस होती है ऑन दी रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसको कौन लगाएगा, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको भी हमारे पास इंपोर्टर कंट्री लगाता है, और कोई बाहर वाला देश हमारे देश में सस्ते दामों पे कोई चीज़ को ना बेचे इसके लिए भी एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इंपोर्टर नेशन ही लगाता है। सो बोथ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एज वेल एज दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, दोनों का दोनों कौन लगाता है, बोथ बाय द इंपोर्टर नेशन। इन्वर्टेड ड्यूटी क्यों हो गया भाई, बिकॉज देखो जो जो रॉ मटेरियल है उसका दाम ज़्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू द फाइनल गुड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी जो है ना वो इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू खुद का देश को उगा के लेना। जैसे कि आप समझना, स्टील जो है, स्टील हमारे देश में उगता है, ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे देश से वो किसी और देश से सपोज कर जापान में जाता है, और जापान से कोई चीज़ बन के आती है गाड़ी तो ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो क्या हमारे देश वाला जो गाड़ी है वो बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो वो तरह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसमें जो ड्यूटी लगाती है सरकार उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोथ आर रिलेटेड टू द इम्पोर्टिंग कंट्रीज एंड नॉट टू द एक्सपोर्टिंग। ठीक है, तो ये गलत हो गया भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं है कि 1 पॉइंट वाले आंसर आ जाएंगे इसके, है ना। हर चीज़ में आपको समझना पड़ेगा चीज़ों में हो क्या रही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटर्नल सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट आफ्टर दी बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है यार, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर हमको पता रहेगा, बेसिक चीज़ें पता रहेगी तो हाँ करंट अफेयर्स जो चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमको बताना है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज द ओनली एग्रीमेंट ऑफ WTO रिगार्डिंग सब्सिडीज़। क्या सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग एक ही ठो एग्रीमेंट किया है यार WTO ने? हाँ नहीं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सैनिटरी या फिर फाइटो सैनिटरी मेजर्स पे बहुत सारे एग्रीमेंट है ना। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड बैरियर्स, है ना। तो ऐसा नहीं है कि देखो सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट एग्रीकल्चर पे ही हुआ है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कवर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो भाई जनरल एग्रीमेंट जो गैट है ना, इट ओनली कवर्स गुड्स। India's tax relief to special economic zones is regarded as a kind of trade barrier। जो इंडिया का टैक्स रिलीफ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, वो एक ट्रेड बैरियर है क्या? है मतलब हम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम जो सब्सिडी कम लेते हैं, मतलब उसमें सब्सिडी देते हैं, उनको टैक्स कम लेते हैं, टैक्स हॉलीडे होता है, तो एक तरह से ये ट्रेड बैरियर है क्या? बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेड बैरियर यार। ठीक है, सो ये करेक्ट हो जाएगा।
हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, हैव विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ऑफन मेंशन रिगार्डिंग WTO। तो WTO के अंदर हमको पूछा गया है कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म कौन कौन से हैं यार इसमें। It permits the imposition of tax on imports by a member country in case of breach of the upper subsidy limit by the another member। ना ये कोई स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म नहीं है यार। It include within its purview the levy of countervailing and anti-dumping duty to protect the domestic manufacturer। ना ये जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है ना यार, ये हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज अपनाती हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पे ये जो टैरिफ है ना इंपोर्ट्स के अंदर उसको डालती है, टैरिफ डालती है, जिससे वो क्या करें, जो डोमेस्टिक फार्मर्स है ना उन इंपोर्ट्स पे टैरिफ डालती है, उन इंपोर्ट्स पे टैरिफ बढ़ा देती है जिन इंपोर्ट से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान होता है। सो इट परमिट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर फार्मर्स फ्रॉम एक्सपोर्ट सर्ज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है। तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी फार्मर्स। सो ये सही है, हमसे यही तो पूछा है कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो आर लाइकली टू इंक्रीज द एक्सटर्नल डेट ऑफ द कंट्री। इनमें से कौन कौन सा एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ा देगा, ये हमसे पूछा गया है। इंक्रीज डिपॉजिट इन दी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अगर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट में हमारे पास पैसा ज़्यादा बढ़ता है, डिपॉजिट होता है, तो क्या हमारे पास ये डेट को बढ़ा देगा यार? बिल्कुल बढ़ा देगा, बिकॉज जो फॉरेन करेंसी जो या फिर FCNR होते हैं ना, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ये किसके पार्ट होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये किसी आदमी ने आपको डिपॉजिट किया कैपिटल अकाउंट में एक तरह से, तो आपकी लायबिलिटी है कि आप उसको पे बैक करो, तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो एक तरह से आपका एक्सटर्नल डेट बढ़ रहा है। ठीक है, टाइटनिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अगर आपने थ्रेशोल्ड को टाइट कर दिया, मतलब डिक्रीज कर दिया, टाइटनिंग मीन्स व्हाट, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपने थ्रेशोल्ड को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो डिक्रीज करने से क्या होगा, जो बोरोइंग होंगे कॉर्पोरेट्स के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो ये हमारे एक्सटर्नल डेट को कम कर देगा, नॉट इंक्रीज। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द SDR रिसीट। जो SDR होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो किसके साथ होते हैं? IMF के पास होते हैं। अगर हमने शेयर बढ़ा दिया SDR का, मतलब क्या है, हमारा एक तरह से एक्सटर्नल डेट बढ़ गया है, हमने अपना ज़्यादा पैसा दे दिया उनको, मतलब एक तरह से, है ना। SDR क्या होते हैं? SDR आर डिपॉजिट विद द IMF, है ना, विच एन इंटरेस्ट इज चार्ज, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इंटरेस्ट चार्ज होते हैं। सो इंक्रीजिंग SDR रिसीट्स में, तो SDR रिसीट का बढ़ना मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डेट का बढ़ना, हमने ज़्यादा पैसा लिया है उनसे। एप्रिसिएशन ऑफ रूपी विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। अगर रूपी का एप्रिशिएट हो रहा है तो लोन लेना आसान हो जाएगा, भाई एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, तो गलत बात है ये। डिक्रीजिंग सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स पे हमारे पास सब्सिडीज हमने क्या किया, कम कर दिया, ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास हमारे लिए ख़राब चीज़ है यार, हमारे लिए ख़राब चीज़ है, मतलब हमारे पास क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 5। अच्छा ठीक है, सो हमसे क्या पूछा गया, देखो डिक्रीजिंग सब्सिडीज़, तो हमारे पास सब्सिडीज़ इंक्रीज होने से हमारे पास जो एक्सटर्नल रेट होगा ना, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल रेट समझना भाई, सब्सिडीज़ अगर हम एक्सपोर्ट्स पे देंगे तो हमारे एक तरह से पैसा ज़्यादा लगेगा यार इस पर, तो डेट हमारा बढ़ेगा इनडायरेक्टली। समझ रहे हो कि नहीं, एक्सपोर्ट करना हमारे पास आसान नहीं है, मुश्किल हो रहा है, तभी तो हम जाकर इस पर सब्सिडीज़ आ रहे हैं। हमने डिक्रीज़ कर दिया सब्सिडीज़ को, तो हमारे पास डेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यार। ठीक है, सो दिस विल नॉट इंक्रीज द एक्सटर्नल डेट। जो थर्ड है, फोर्थ है सॉरी, एप्रिसिएशन ऑफ रूपी विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। तो इससे क्या होगा, अगर रूपी अप्रिशिएट हो जा रहा है तो हमारा एक्सटर्नल डेट क्या हो जाएगा भाई, लोग आसानी से लोन लेंगे, है ना। इससे क्या होगा, जो आसानी से लोन लेंगे, या फिर आप उल्टा तरह से समझ सकते हो कि ज़्यादा रूपी अप्रिशिएट कर गया, मतलब 100 रुपये का जो रूपी था उसका वैल्यू $5 है। ठीक है, अब अप्रिशिएट हो गया तो अब हमारे पास 8 रुपये का जो
है ना वो $5 है, या फिर 100 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये का मतलब 6 दिखाएगा। तो एक तरह से आप समझना कि हमारे पास जो डॉलर है, हमने जो उधारी लिया है वो कितना हो गया, 6 हो गया, 5 था वो 6 हो गया, तो लगेगा कि एक्सटर्नल डेट बढ़ गया है। सो दिस विल रिफ्लेक्ट एज अ इंक्रीज इन द एक्सटर्नल डेट। ओके, सो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। आंसर हो जाएगा करेक्ट, हमसे पूछा गया आंसर हो जाएगा C 1, 3 एंड 4 ओनली विल इंक्रीज द एक्सटर्नल डेट। सिचुएशन है जहाँ पे हमको ऐसा लगेगा कि एक्सटर्नल डेट बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैव हेल्प इंडिया इन बूस्टिंग इट्स एक्सपोर्ट। हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया उससे हमारे पास एक्सपोर्ट बूस्ट करने में फायदा मिला क्या, बिल्कुल फायदा मिला यार। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन आर नॉट एप्लीकेबल टू द फ्री ट्रेड पार्टनर्स, ना भाई ना, जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है ये अप्लाई करता है फ्री ट्रेड पार्टनर पे, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं फ्रॉम डंपिंग द गुड्स, है ना, जो थर्ड पार्ट डंपिंग द गुड्स जो कि ओरिजिनेट कर रहे हैं थर्ड कंट्री में, है ना, थर्ड कंट्री से जो ओरिजिनेट कर रहे हैं उनको इंडिया में डंप करने से बचाता है एक तरह से फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये गलत बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल टू FTA। स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑफ द USA लिस्ट कंट्रीज विथ रिकॉर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन। देखो भाई 301 रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो डील करता है, बट डज नॉट डील विद द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद रिकॉर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन, बट इट डील्स विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू, IPR इशू के साथ डील करता है ये। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर इन रिलेशन टू इंडियाज इकोनॉमिक सिचुएशन। हमको इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताना है। सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, ओके, विच ऑफ द अबव स्टेप्स वुड शुड बी अडॉप्टेड टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट। हमको इंडिया के एक्सपोर्ट को तरफ से बढ़ाना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है, तो क्या करना पड़ेगा। सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है, नेशन के अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोट करने की पॉलिसीज बनानी होंगी यार, एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगाना होगा। हायर GST ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, देखो अगर हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा GST लगा दिया तो क्या एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे यार, वो महंगे हो जाएंगे दूसरे देश में, तो वो कौन खरीदेगा उसको। एड्रेसिंग द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़, बिल्कुल सही बात है, उसको जब एड्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो है वो थोड़े से, है ना, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे। इंश्योरिंग मैंडेटरी गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, यार मैंडेटरी कोई भी चीज़ जैसे मैंडेटरी या फिर एब्सोल्यूट बोल रहा कि हाँ गवर्नमेंट खरीदेगी ही तभी हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोट होगा। अरे यार गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो एक्सपोर्ट, समझ लो अगर गवर्नमेंट ही खरीद रही है तो एक्सपोर्ट कैसे करेगा, है ना, अगर उसके पास कंपटीशन नहीं रहा, लोग बायर्स ठीक से नहीं रहे तो हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, है ना, ये लेसन कर देगा, जो हमारे पास गुड अवेलेबल होगा ना फॉर एक्सपोर्ट वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट मैंडेटरी प्रोक्यूरमेंट हो गया तो गवर्नमेंट ही खरीद रही है चीज़ें, तो एक्सपोर्ट कहाँ से कर पाएंगे, तो दिस इज इनकरेक्ट यार, तो करेक्ट हो जाएगा D 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ अ पेटेंट प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर। क्या कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो नहीं रिक्वायर करता कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि ट्रिप्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है WTO का, उसके अंदर हमारे पास ना कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड, मतलब कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर पेटेंट जब करते हैं तो जो पेटेंट होल्डर है उससे कंसेंट ज़रूरत नहीं पड़ता यार, बिकॉज कुछ अच्छा काम के लिए गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है उसको, जैसे कि वैक्सीन के अंदर हमारे पास वैक्सीन बनाने के लिए लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग में पेटेंट होल्डर की यहाँ पे रिक्वायर नहीं होता कंसेंट। पेटेंट पूलिंग शेयर पेटेंट लाइसेंस अमॉन्ग्स द पेटेंट ओनर एज वेल एज द थर्ड पार्टी, बिल्कुल सही बात है। पेटेंट पूलिंग में क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है किसकी, पेटेंट की, किसके बीच में, पेटेंट होल्डर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, कोविड-19 पेंडेमिक के समय भी देखने को मिला ये, है ना। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द WTO मेंबर्स टू कंप्लाई विद द ट्रिप्स ऑब्लिगेशन, गलत है भाई, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंदर ये मैंडेटरी है WTO मेंबर्स को इसके अंदर कंप्लाई करना, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा A।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके अंदर आईएमएफ की बात करनी, तो हमने क्वेश्चन में देखा भाई अगर हमको एसडीआर बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा। अगर शेयर ऑफ द वैल्यू इन एसडीआर बढ़ रहा है तो एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा। द वैल्यू ऑफ एसडीआर आर इम्यून फ्रॉम डेली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। क्या जो एसडीआर होते हैं वो डेली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से इम्यून होते हैं ना, दे आर डिटरमाइंड बाय द डेली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ओके, सो ये इम्यून नहीं होता भाई, दिस इज डिटरमाइंड बाय देम। द लीस्ट वेटेज इन अकॉर्डेंस टू द लीस्ट करेंसी एडेड टू द एसडीआर बास्केट, है ना, मतलब जो लीस्ट वेटेज किसको दिया जाता है, जो लेटेस्ट करेंसी ऐड किया जाता है उसको हमारे पास लीस्ट करेंसी दिया, लीस्ट वेटेज दिया जाता है क्या, ऐसे नहीं है। ठीक है, लास्ट एडिट कौन था भाई, चाइनीज रेनमिनबी, बट उसका वेटेज ऐसा नहीं कि लास्ट, उसका वेटेज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत कम होगा। मिनिमम जो वेटेज है वो किसका है यार, मिनिमम वेटेज जो है पाउंड स्टर्लिंग का है। ठीक है, लास्ट एडिट कौन है, लास्ट एडिट इन दी एसडीआर ब्रैकेट, हमारे पास एसडीआर के अंदर कौन कौन आते हैं यार, यूएस का डॉलर है ना, यूरो है, ठीक है, हमारे पास जापानीज येन है, एंड लास्टली हमारे पास रेनमिनबी ऐड किया गया था, मतलब यूरो एंड यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, लास्ट लेटेस्ट हमारे पास क्या, पाउंड स्टर्लिंग येन, ये लास्ट 5 में हमारे पास क्या है, रेनमिनबी जो कि चाइनीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट रेनमिनबी है बट उसका मिनिमम वेटेज नहीं है, मिनिमम वेटेज किसका है यार, हमारे पास पाउंड स्टर्लिंग का। ओके, थर्ड इज इन, सेकंड इज इन करेक्ट है ना, तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, 15 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर नॉट ट्रेडेड, और द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वाइल द ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज द ट्रेड डिस्टॉर्शन। देखो ब्लू बॉक्स जो है ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता, बट जो ग्रीन बॉक्स है वो मिनिमाइज करता है ट्रेड डिस्टॉर्शन को। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार, देखो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज जो हमारे पास जो सब्सिडीज होते हैं 3 तरह के होते हैं यार, एक तो होता है ग्रीन बॉक्स, एक तो होता है ब्लू बॉक्स, एक होता है एम्बर बॉक्स। ठीक है, तो जो ग्रीन बॉक्स होते हैं डू नॉट डिस्टॉर्ट दी ट्रेड, है ना, नो ट्रेड डिस्टॉर्शन। ठीक है, जो ब्लू बॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट इज टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन। ठीक है, सो यहाँ पे उल्टी बात की गई है, ये बोल रहे हैं कि मिनिमाइज ट्रेड डिस्टॉर्शन बाय द ग्रीन बॉक्स, नो, ग्रीन बॉक्स कोई भी ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं करते। ठीक है, दी पर फार्मर एम्बर बॉक्स सब्सिडी इन इंडिया इज लेस एज कंपेयर टू द सेम गिवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जो पर फार्मर एम्बर बॉक्स सब्सिडी है इंडिया के अंदर जो दिया जाता है वो कम है भाई दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, बिल्कुल सही बात है यार। और ये एम्बर बॉक्स क्या होता है भाई, एम्बर बॉक्स इट प्रोवाइड लिमिटेशन ऑन सब्सिडीज। okay, the de-minimize entitlement of the subsidies under the amber box applies to both the developed and developing countries। बिल्कुल सही बात है, जो एम्बर बॉक्स है वो दोनों जगह काम करता है ना। लिमिटेशन ऑन द सब्सिडीज की डेवलप कंट्रीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं भाई, डेवलप कंट्रीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हैं अपने पास सब्सिडीज, 5% तक, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज़्यादा से कितना सब्सिडीज लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक। सो दिस इज वॉट ए एम्बर बॉक्स इज। ओके, सो सही बात है यार, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन रिलेशन टू द एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलोड इन इंडिया। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर उसके बारे में बताना है हमको, करेक्ट पूछा गया है यार। इंडिया फॉलो अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ऑफिशियल एंड द मार्केट रेट। क्या हमारे पास एक ऑफिशियल रेट होता है, एक मार्केट रेट होता है यार, बिल्कुल सही बात है, डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे पास यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, जब दिक्कतें होती है तो इंटरवेंट कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। देखो भाई जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट बियरिंग होता है मार्केट एक्सचेंज रेट पे, बिकॉज जो मार्केट वेरिएशन होता है डिमांड एंड सप्लाई का, ये डिफाइन करता है मार्केट एक्सचेंज रेट को, एंड जो मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन,
ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। सो ये क्या बोल रहा है, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन डायरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है कि जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे मार्केट एक्सचेंज को डिसाइड कर रहे हैं, ये इट इज़ द अदर वे राउंड, दिस इज़ नॉट ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। दी अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज अ फीचर ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम, बिल्कुल सही बात है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हमारे पास अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, जहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वहाँ पे ये देखने को नहीं मिलता। The official annual rate of appreciation and depreciation of an asset are fixed by the country, जो official annual rate of appreciation या फिर depreciation होता है उसको कोई भी country fix करती है क्या, बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो डिप्रिसिएशन इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली, हाउएवर जो ऑफिशियल फिक्सेशन है एप्रिसिएशन का वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। कितना एप्रिशिएट होगा इट इज नॉट फिक्स्ड ओके, बट कितना डिप्रिशिएट होगा इट इज फिक्स्ड ओके, ये होता है ऑफिशियल एनुअल एक्सचेंज रेट में, ठीक है। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन दोनों फिक्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन फिक्स होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केन्स ग्रुपिंग, हमको बात किसकी करनी है यार, केन्स ग्रुपिंग की बात करनी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, हमसे क्या पूछा गया है, केन्स ग्रुपिंग के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशन डिमांडिंग लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड, जो केन्स ग्रुपिंग है वो है क्या भाई, ये ऐसा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशन का ग्रुप है जो कि डिमांड करता है कि आप क्या करो, एग्रीकल्चर ट्रेड को लिबरलाइज करो, है ना, एक तरह से आप दुनिया भर में उसको फैलाओ, इसकी बात करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये केन्स ग्रुपिंग, मतलब केन्स या फिर ऑस्ट्रेलिया की दोनों जो ग्रुपिंग है ये सब दोनों एग्रीकल्चर के ऊपर हैं, ठीक है। 19 एग्रीकल्चर नेशन जुड़ के यहाँ पे केन्स ग्रुपिंग इन्होंने बनाया है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप ओनिंग टू इट्स मैक्सिमम पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन द सेक्टर, ना इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द केन्स ग्रुप, इसीलिए तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट आर सब्जेक्टेड टू लोअर इम्पोर्ट टैरिफ ऑन ऑल कमोडिटीज, जिस एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्रीज जो कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आते हैं, क्या उनको लोअर इम्पोर्ट ट्रैफिक लगता है क्या हर कमोडिटीज़ में। देखो इट इज़ ओनली दी सेलेक्टेड कम्युनिटीज़ एंड नॉट ऑल कमोडिटीज़, कुछ सेलेक्टेड कम्युनिटीज़ में जो कि ऐसे कंट्रीज जिनमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो होता है, उनमें जैसे कि हमारे पास यूएसए इसको रिलीज करती है ना, कुछ सर्टेन कंट्रीज होते हैं यार जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट अगर वहाँ पे कर रहे हैं, है ना, आप वहाँ से अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके अंदर जीरो या फिर रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, बट इट इज़ नॉट इन ऑल कमोडिटीज़, बट कुछ सेलेक्टेड कमोडिटीज़ पे। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस इज ट्रेड एग्रीमेंट अमॉन्ग द डेवलप्ड नेशन ऑफ द कंट्री, ना भाई ना, इट इज अमॉन्ग द डेवलपिंग नेशन, इट इज अमॉन्ग द डेवलपिंग नेशन, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों लिया गया है, टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर अमॉन्ग ईच नेशन, और यहाँ पे इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस, ओके। यहाँ पे इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, है ना, रिमूव कर दिया गया, एंड इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा यार, करेक्ट यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं यार। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्व ट्रांसपोजिशन इज करेक्ट, हमको बात किसी करनी है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन की बात करनी है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। द रिजर्व ट्रांसपोजिशन और रिजर्व ट्रांस इज बेसिकली एन इमरजेंसी अकाउंट दैट द IMF मेंबर कैन एक्सेस टू और एक्सेस एट एनी टाइम, बिल्कुल सही बात है यार। जो रिजर्व ट्रांस होता है वो एक इमरजेंसी अकाउंट होता है ना। द रिजर्व ट्रांस दैट कंट्री होल्ड विद IMF आर कंसिडर्ड देयर फैसिलिटीज फॉर और फैसिलिटीज ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल सही बात है। रिजर्व ट्रांस जो कंट्री जो है IMF पास रखती है, सबसे पहले इसी को लेते हैं यार, जब वो क्रेडिट की जरूरत पड़ती है उनको, सबसे पहले इसी पैसा को लेते हैं, है ना, और मेंबर जो हैं इससे 100% पैसा ले सकते हैं। टू हैव एक्सेस टू रिजर्व ट्रांस कंट्री नीड टू पे सर्विस चार्ज टू फिक्स अमाउंट अलॉन्ग विथ सम कंडीशन, नो, यहाँ पे सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ता भाई,
है ना, और कोई भी कंडीशन के बिना इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का, सब्सिडीज का एंड IMF का। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बोरो अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड फॉर रिलेटिवली लॉन्ग टर्म। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें खरीदी जाती है क्या? बिल्कुल सही बात है। लार्ज अमाउंट में खरीदी जा सकती है क्या? लार्ज अमाउंट में उधारी लिया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आर स्लाइटली हायर कंपेयर टू द डोमेस्टिक फंड। देखो भाई ये गलत है, बिकॉज जो इंटरेस्ट होते हैं, एडवांटेज है इसका कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का, है ना, वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक फंड, इसलिए तो लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं यार। करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया? फिक्स्ड करेंसी रिजीम एंड फ्लोटिंग करेंसी रिजीम के बारे में। फिक्स्ड करेंसी रिजीम मतलब क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग करेंसी रिजीम। इन अ फिक्स्ड करेंसी रिजीम द एक्सचेंज रेट्स ऑफ पर्टिकुलर करेंसी इज फिक्स्ड बाय द IMF। ये क्या होता है भाई? IMF फिक्स ही ना करने लगेगा यार, IMF फिक्स ही ना करने लगेगा, इट इज बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। This is incorrect. In the floating currency regime, a domestic currency is left free to float against the currency basket of IMF. भाई ये left free to float against the currency basket of its foreign exchange, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है? currency basket against the currency basket of IMF, no, its own value। जो खुद की जो डोमेस्टिक करेंसी है ना उसको फ्री फ्लोट करने देते हैं अगेंस्ट द नंबर ऑफ, बिल्कुल सही बात है यार, एंड इट इज ड्राइवन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ IMF के खिलाफ यहाँ पे कुछ फ्री फ्लोटिंग छोड़ देते हैं इसको, है ना, खुद की करेंसी प्लस जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसीज हैं वो करेंसी, ठीक है। IMF के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 करेंसीज आते हैं यार, यूरो, डॉलर, रेनमिंबी एंड जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन हमारे पास जो फ्लोटिंग करेंसी एक्सचेंज होते हैं उसमें बहुत सारे करेंसीज आते हैं, दुनिया भर के करेंसीज आते हैं और खुद की करेंसीज आते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो भाई हम कर क्या रहे हैं ये समझना, इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है ना वो आसान नहीं होते समझने, ठीक है, बट हम यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हम यहाँ पे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं समझने में, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी इन्वॉल्व है, ठीक है। और याद रखना यार ये जो चीज़ें हैं ना ये ऐसे ही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, है ना, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। करंट अफेयर में तो रहेगा कि हाँ भाई हमारा इन्फ्लेशन हो गया, हमारा एक्सचेंज रेट था 10 से 20 हो गया, तो 20 हो गया तो आपसे नहीं पूछेगा 10 से कितना हुआ, आपसे ये पूछेगा कि भाई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता क्या है, एंड IMF के करेंसी बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती है, ठीक है, ये हमसे पूछा जाएगा, उसका इफेक्ट पूछा जाएगा हमारे देश के इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो याद रखना भाई हमारे पास जो बिल्डिंग है ना, ये सपोज करो ये हमारे पास प्रीलिम्स का बिल्डिंग है, ये इसकी जो न्यू बनती है वो बनती है स्टैटिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट से बनती है। जो लोग हवा बना दिए कि करंट अफेयर आता है, वो करंट अफेयर कुछ नहीं होता, वो करंट अफेयर जो होता है बस IMF के बारे में चर्चा में था तो लोग बोलते हैं IMF के बारे में पढ़ो। अरे भाई IMF के बारे में क्या पढ़ो, IMF काम कैसे करता है ये नहीं, IMF के अंदर कौन कौन सी करेंसी आती है ये पढ़ना है मेन, हमको ये समझना है कि भाई IMF के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, IMF के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है, ये याद रखना अपने को, कि कौन कौन से बास्केट आते हैं इसके अंदर करेंसी में, वो याद रखना अपने को। उसमें जो लेटेस्ट है वो कौन सा है ये हमको याद रखना कि रेनमिंबी लेटेस्ट है, लेकिन उसका वेटेज सबसे कम नहीं है, सबसे कम वेटेज किसका, पाउंड स्टर्लिंग का। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको समझ आती है कब से MCQ से। तो जो बेडरॉक है यार, ये बिल्डिंग है प्रीलिम्स का, वो बेडरॉक कैसे बनता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट से, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि करंट अफेयर से पूछी जाती है वो हमको इसके ऊपर ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दी करंट अकाउंट। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं यार, हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास बार बार पूछा जाता है एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, उसके बाद लगभग 40 क्वेश्चन आए हैं अभी तक के 11 साल में, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो एक्सटर्नल सेक्टर से आए हैं। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है एक्सटर्नल सेक्टर से, तो 12 साल में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आए हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा टारगेट में रहा है यार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक्सटर्नल सेक्टर के लिए, हमारे देश के लिए।
लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमसे क्या पूछा गया, हमसे करंट पूछा गया अबाउट द करंट अकाउंट, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, करंट अकाउंट के बारे में पूछा गया। तो आपको यहाँ पे समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीजें होती है, एक होती है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमसे यूपीएससी क्या पूछेगी, भाई करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है। तो मैंने बता दिया पहले से, करंट अकाउंट में याद रखने तरीका जो भी लोन्स हैं, ठीक है, जो उधारियाँ वाली चीज़ें हैं, लोन्स हो गए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गए, है ना, इंटरनेशनल मतलब हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब किस में आते हैं भाई, ये सब करंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है, ये सब करंट अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एफपीआई, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या आता है यार, कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने देखा कि जो विजिबल्स हैं, जैसे कि गुड्स, हमने एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किया, वहाँ से कोई चीज़ हमारे देश में आया, हमने बोला भाई चलो हमने राइफल मंगाए कहाँ से, रशिया से, तो वो हमारे पास किसके अंदर आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो जो दिखता है हमको वो गुड्स था, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको बोलते हैं विजिबल्स। कैपिटल अकाउंट के अंदर विजिबल्स के साथ साथ इनविजिबल्स भी आते हैं। इनविजिबल्स मतलब सपोज करो किसी आदमी का, कोई बच्चा यूएसए में काम कर रहा है, तो वहाँ से अपने बाप को पैसा भेजेगा, उसको क्या बोलेंगे, रिमिटेंसेस बोलेंगे। तो रिमिटेंसेस जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये आपसे यूपीएससी पूछेगी भाई देखो रिमिटेंसेस जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, करंट अकाउंट के अंदर कि कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो जो रिमिटेंसेस हो गए, हमने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा ना दूसरे देश को, तो वो इंटरेस्ट किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। हमने जो रिमिटेंसेस हो गए, जो हमने डिविडेंड्स, किसी प्रॉफिट, भाई हमने सपोज करो कि कंपनी शेयर घुमाया तो सबको डिविडेंड देना पड़ता है, तो जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड्स, है ना, दिस आर द पार्ट ऑफ व्हाट, दिस आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने एक जगह बताया भी था, कहाँ पे, एक हाँ ये नहीं, हाँ ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने बताया कि जो सर्विसेज हैं, है ना, सपोज करो यहाँ से इंडिया में जाकर कोई दुबई में काम कर रहा है, तो वो दुबई में काम करके पैसा कमाएगा ना, तो कमाएगा किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर आएगा यार, ठीक है ना। कैपिटल उल्टा हो गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी आती हैं, लोन्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी आती हैं, लोन्स आते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर लोन्स आते हैं, ये उल्टा हो गया। करंट अकाउंट के अंदर जो विजिबल्स है वो नॉन विजिबल्स आते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर लोन्स वाली चीज आती है। कैपिटल मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, एसेट एंड लायबिलिटी, एंड लोन्स आर व्हाट, लोन्स आर लायबिलिटीज, ठीक है। हमारी जवाबदेही बनती है लोन्स लिए, तो एसेट्स जो होते हैं और लायबिलिटीज जो होते हैं उनसे एक शब्द रिलेटेड है, जिसको हमने बोला कैपिटल, ओके। तो हमारे पास क्या पूछा गया है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। हमसे करंट अकाउंट के बारे में पूछा गया है। करंट अकाउंट इज मेंटेन बाय एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्या खुद की गवर्नमेंट मेंटेन रखती है करंट अकाउंट को, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हमारे देश में जो पैसा आ रहा है हम मेंटेन करेंगे ना। दिस अकाउंट इज मेंटेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन इंडिया। साफ साफ बोला था भाई, हमारे देश में इसको सब चीज़ को कौन देखेगा, आरबीआई देखता है यार, है ना, आरबीआई देखता है इसको। करंट ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी सो in this economy, okay, current transactions of an economy shown in this account are exports, imports, interest payment, private remittances and transfer। मैंने बताया अभी कि देखो जो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आते हैं भाई, है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं, है ना, एक्सपोर्ट्स आते हैं, इंटरेस्ट आते हैं, तो ये सब चीज़ें आती है करंट अकाउंट के अंदर। हमको याद रखना है करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, यही हमसे यूपीएससी पूछा, यही हमको प्रीवियस ईयर से समझना है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, क्यों, यही है भाई, आईएएस बनने का आदमी क्या करेगा, जाएगा मिनिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे यही देखेगा कि हमारे देश में कितना कर्ज है, हमारे देश को कैसे कर्ज से रिमूव कर सकते हैं। तो समझना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउट होता क्या है, तो उसी के अंदर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक को करने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देंगे लोग, टीचर आपको, लेकिन वो काम की है नहीं, बिकॉज वो चेंज होते रहता है। तो चीज़ें जो याद रखनी है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, बाकी करंट अफेयर में कुछ रहा तो वो जुड़ा के ले दे के स्टैटिक चीज़ें पे ही आ जाती है। तो स्टैटिक अगर आपका स्ट्रांग है तो 100 में से 90 क्वेश्चन आपको आते हुए रहेंगे, 100 में से 90 चीज़ें आती रहेगी। सही होगा गलत होगा अलग बात है, पता रहेगी हाँ ऐसा होता है। 80 चीज़ें तो 10 चीज़ें तो किसी को भी नहीं पता होती। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमसे ये पूछा गया है, इनकट बताना है अपने को। इट इज़ एन आउटकम ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन एन ईयर। बिल्कुल सही बात है, आपने अपने देश में आपने रह के दूसरे देश से, दूसरे दुनिया से क्या लिया क्या दिया, इसको हमने क्या बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला। क्या बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला, लेन देन। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल फॉर एन इकोनॉमी एवरी टाइम इट अकर। गलत बात है यार, देखो हमेशा देश में, हमारे देश का जो है ना, हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब हमने जो है इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है। एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है, क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, डज नॉट मीन्स इट इज़ ऑलवेज अनफेवरेबल, है ना। कभी कभी ये जो होता है ना,
ये फेवरेबल भी हो सकता है, नॉन फेवरेबल हो सकता है। सो ये गलत है कि भाई देखो जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट इज अनफेवरेबल फॉर एन इकोनॉमी एवरी टाइम। एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान देना यार, एवरी टाइम, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, ऑल, ये सब चीज़ होते हैं ना वो कभी भी खासकर तो जो सोशल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटी इकोनॉमी में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं कि यार नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ख़राब ही होगा, मैक्सिमम टाइम ख़राब होता है, हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट ज़्यादा है तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर बार ये अनफेवरेबल होगा, कभी कभी फायदेमंद। जैसे कि इकोनॉमी आप देखना, हमने जो कोविड के समय हमारा क्या हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया था भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, लेकिन हमारे देश का ग्रोथ नहीं हो रहा था उस समय। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज फेवरेबल या फिर नॉट ऑलवेज इनफेवरेबल, तो ये चीज़ को दिमाग में अपने को रखना ये गलत है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यार ऐसा नहीं है यार, ये तभी होता है जब कंट्री के पास कैपेसिटी नहीं है कि फिल कर पाए गैप को। जैसे हमारे पास है कैपेसिटी, हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम फॉरेक्स रिजर्व से क्या कर सकते हैं, IMF से लोन लेके क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फिल कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज ऑलवेज रिजल्टिंग इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, सो दिस इज इनकरेक्ट। देखो भाई फिर से शब्द आ गया ऑलवेज, तो ऑलवेज वाले शब्द जहाँ पे आ जाए, एवरी टाइम, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, ऑल, नॉन, ये सब चीज़ जो है ना उस पर थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है और ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के सही करने की ज़रूरत है इसको। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा C 2 और 3 ओनली। आखिरी में टिक करने से पहले हमको हमेशा ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, बिकॉज आपने सही सॉल्व कर लिया, आपने टिक गलत कर दिया तो बेकार है, फिर आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 26 है, इट इज़ अ करेंसी विच इज़ यूजुअली अवेलेबल इन द फॉरेक्स मार्केट एंड इट इज़ द मोस्ट वोलेटाइल इन नेचर। तो सबसे वोलेटाइल नेचर की जो करेंसी है उसको क्या कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहता है, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, हॉट करेंसी कहते हैं, हीटेड करेंसी कहते हैं, चीप करेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी मतलब आसानी से वो फॉरेन एक्सचेंज में मिल जाता है, सबसे वोलेटाइल होता है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या सॉफ्ट करेंसी का भाई, डॉलर। इंडियन रूपी भी है एक तरह से, है ना, बट डॉलर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट करेंसी, ठीक है। हॉट करेंसी क्या होता है भाई, हॉट करेंसी मतलब फास्ट पेस में जो कि बढ़ रहा हो, जैसे कि अभी हम बोलेंगे चाइनीज़ की जो रेनमिनबी है ना वो एक हॉट करेंसी है, तेज़ी से उसकी वैल्यू बढ़ रही है फॉरेन मार्केट में। सो इसका एग्जांपल हमने बता दिया डॉलर या फिर रूपी, इसका एग्जांपल हमने बताया रेनमिनबी। हीटेड करेंसी क्या होता है भाई, ये उस करेंसी को बोलते हैं जो कि बताता है कि जो डोमेस्टिक करेंसी है ना विच इज़ अंडर प्रेशर ऑफ डिप्रिसिएशन, है ना। जैसे कि हमारे पास किसी देश में, जैसे आप वेनेजुएला की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, वहाँ की जैसे कि, है ना, जैसे कि जर्मनी की बात करें जब 1930s में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता था, तो उस समय उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा डूब रही थी, डिप्रिशिएट कर रही थी, तो उस समय बोलेंगे भाई तेरा करेंसी थोड़ा सा हीट हो गया, हीट अप हो गया, हीटेड करेंसी हो गया है तू, क्योंकि डिप्रिशिएट कर रहा है यार, डिप्रिशिएटिंग करेंसी। एंड नाउ का एग्जाम्पल बताएं तो वेनेजुएला। चीप करेंसी, चीप करेंसी तब बोलते हैं जब जो गवर्नमेंट है ना वो अपने फ्री परचेस करना स्टार्ट कर देता है बॉन्ड को बिफोर देयर मैच्योरिटी, जिससे क्या होता है मनी आता है कहाँ पे, इकोनॉमी के अंदर, एक तरह से इन्फ्लेशन आ जाएगा भाई। सो गवर्नमेंट स्टार्ट बोरोइंग इट्स ओन करेंसी बिफोर मैच्योरिटी, इट इज कॉल्ड एज चीप करेंसी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। SEZ की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंदर एक्सटर्नल सेक्टर इनकट हमसे पूछा है। इंडिया हैज सेट अप एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन कांडला अंडर SEZ प्रोजेक्ट SEZ पॉलिसी इमीडिएटली आफ्टर SEZ एक्ट वॉज पास्ड। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई। देखो हमने जो SEZ है उसको अनाउंस कब किया था भाई, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स था, इसका पॉलिसी इज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट 2000, ठीक है। बट SEZ एक्ट था 2005 में आया था, ठीक है। और जो कांडला है ना भाई, कांडला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, वो तो 1965 में हो गया था, तो उससे पहले ही हो गया था ये। दिस इज इनकरेक्ट।
The SEZ can be set up by either the government of India, state or even private sector in either industry or service sector, not in agriculture sector. क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हम यहाँ पे SEZ सेटअप नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं यार, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस तीनों में कर सकते। तो नॉट बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है, स्टेट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, बट तीनों में कर सकते हैं, इंडस्ट्री, सर्विस एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करना है क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल सही बात है यार। इन कट हमसे पूछा है, इन कट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? The doctrine of substance over form is usually used in international transaction, especially in the context of general anti-avoidance rule। तो यहाँ पे हमको बात किसकी गई है भाई? सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात की गई है, जो कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में बताओ यार, डॉक्ट्रिन कहता क्या है? द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड पर्पस ऑफ एन एग्रीमेंट is taken into account for determining the tax consequences irrespective of the legal structure of the concerned transaction or agreement। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, यही है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसमें क्या लिया आता है? जो रियल इंटेंशन है पार्टीज़ का या फिर पर्पस है जो अरेंजमेंट का, ये कौन लेता है यार? इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स कॉन्सिक्वेंस, है ना। जो रियल इंटेंशन क्या है कि हम लोग जो टैक्स के कॉन्सिक्वेंस हैं उसको कम करें, है ना, उसको देखें एक प्रकार से, ठीक है, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। जिसमें हमारे पास क्या है, ये इसको कब लिया जाता है भाई? जब हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है ना। जब हमारे पास जो 4 टैक्स है ना, एटलीस्ट यहाँ पे 4 टैक्स किए आते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट कैरिड आउट, इफ़ जो हमारे पास जो टैक्स का जो ट्रांजेक्शन है, अगर इफ़ इट इज़ नॉट कैरिड आउट इन बोनाफाइड मैनर, है ना, सबके फ़ायदे के मैनर में अगर नहीं किया गया तो इसको लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया? सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो गया। द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड द पर्पस ऑफ एन अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है यार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इसीलिए हमको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है यार, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है। और ये देखो, अब इसको पढ़ रहोगे किताब में तो आपको भूल जाओगे यार, कंफ्यूज होगे, बहुत सारे वहाँ पे डॉक्ट्रिन रहेंगे। लेकिन हमको एक क्वेश्चन है, एक उसका आंसर है, तो ये हमेशा दिमाग में रहेगा कि द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड द पर्पस ऑफ एन अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मे हैपन इफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिप्रिसिएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी बोरोइंग। अगर हमारी इंडियन रुपी डोमेस्टिक करेंसी से पास डिप्रिसिएट हो गई तो क्या क्या हमारे पास होगा? व्हाट हैपन बोल रहा है, क्या क्या होगा भाई, ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन ने। डेट सर्विस लायबिलिटी वुड इंक्रीज, मतलब जो डेट सर्विस लायबिलिटी होती है वो क्या बढ़ जाएगी भाई? देखो, जो डेट सर्विस लायबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज यार। क्योंकि, है ना, बिकॉज सेम अमाउंट हमारे पास जो पैसा सपोज किसी 100 रुपये उधारी लिया है ना, अब हमको क्या किया गया है, हमारा जो डिप्रिशिएट हो गया है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा भाई उसी लोन को चुकाने के लिए। सो डेट सर्विस लायबिलिटी वुड इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज। मोर डोमेस्टिक करेंसी वुड बी रिक्वायर्ड टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है, हमारा डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज हो गया है, डिप्रिशिएट हो गया है, तो ज़्यादा करेंसी चाहिए भाई फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने के लिए। इट वुड क्रिएट कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल सही बात है, जो कॉर्पोरेट लोग हैं जो कि रुपये के ऊपर चल रहे हैं यार, उनके ऊपर डिस्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, बार बार न्यूज़ में रहता है। और देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल एक आप एवरेज देखोगे तो प्रीलिम्स में 20 से 25 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ठीक है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करनी है
तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, इज अ लैंडिंग फैसिलिटी टू हेल्प मेंबर विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, हमको पता है कि भाई देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेन चीज़ है यार एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। तो कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप एक IAS ऑफिसर बन गए, सपोज करो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ गई, कोई दिक्कतें आ गई, तो आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का इस्तेमाल करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है क्या, इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये हमसे पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ये प्रोवाइड करता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है बहुत कम दर पे, जिससे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार पाओ। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो क्या पूछा गया, वही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं मेन हमारे पास, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो हमसे उसी के बारे में पूछा गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन हाई यील्डिंग एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ बिजनेस। देखो भाई, प्लांट या फिर मशीनरी पे हमने इन्वेस्ट किया तो वो एक तरह से एसेट जो है हमेशा के लिए रहने वाला हो गया। ठीक है, हमेशा के लिए रहने वाला मतलब हमारे पास एक तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास किसी भी एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एसेट या फिर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट करता है तो वो हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यार, नॉट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट। दिस आर, ये किसका डेफिनेशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डायरेक्टली किसी भी, सपोज करो कोई बाहर का आदमी आया, कोई अमेरिका का आदमी आया और जिंदल स्टील में इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ के प्लांट में इन्वेस्ट किया, वहाँ के खरीदने के लिए वहाँ पे कुछ मशीन्स दिया, तो वो एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास जो बाहर का आदमी आता है ना, वो एक तरह से इन्वेस्ट करता है किसके अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर, मतलब यहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स कैन क्विकली डिपार्ट फ्रॉम द कंट्री एज दे इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स। नो 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 नो, स्टॉक एंड बॉन्ड्स में हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें जब भी कभी भी वो आदमी है आसानी से यहाँ से चला सकता है, कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, यहाँ से स्टॉक को बेचेगा, कहीं और जाकर इन्वेस्ट कर देगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसानी से इस्तेमाल, मतलब आसानी से आप इसको छोड़ नहीं सकते। कोई आदमी आया, सपोज करो किसी एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, वहाँ के कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहाँ के मशीनरी में इन्वेस्ट किया, तो आसानी से छोड़ के नहीं जा सकता उन चीज़ों को। लेकिन कोई आदमी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे देश के स्टॉक मार्केट में, हमारे देश के बॉन्ड में खर्चा किया है, तो वो वहाँ को बेच देगा, कहीं और चला जाएगा, तो आसानी से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो क्यों करेगा भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा है इसलिए, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पैसा ज़्यादा है, इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं लोग। मतलब ज़्यादा करते हैं नहीं, ज़्यादा करेगा, रिस्क लेगा प्लान में डाल के, लेकिन पैसा ज़्यादा मिलेगा ना यार। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उतना पैसा नहीं मिलेगा। Foreign institutional investors are companies based outside of India that makes investment proposal in country। बिल्कुल सही बात है यार। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका कंपनी इस देश के बाहर में है, लेकिन फिर भी जो प्रपोजल है इन्वेस्टमेंट का वो हमारे देश के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हमारे देश के हैज फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड्स में या फिर इंश्योरेंस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा यार, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, बट इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो कि एग्जामिनर कन्फ्यूज कर देता है हमसे। ठीक है, तो हमको मेन चीज़ याद रखना है, क्योंकि देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी छोटी चीज़ें जो कि हमको याद रखनी है, जो कि क्वेश्चन से हमारे पास क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। IFSCA की बात करनी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की बात करनी है। IFSCA इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। के स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है यार, ऐसा लगेगा, बट इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर है। मतलब इट इज़ क्रिएटेड बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया है, पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, उसके थ्रू इसको लागू किया है, एंड नॉट थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यार। ठीक है, जो IFSC एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक एक्ट से बना है, ठीक है, वहाँ से इसको बनाया गया है। और IFSC इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज IFSC सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास, है ना, जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, इसी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था यार। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्ट बनाया है ना, IFSC एक्ट, उसके अंदर यहाँ पे ये बनाया गया है। सो इट इज़ नॉट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ।
एन IFSC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मतलब ऐसा है कि आप समझो अगर आपको किसी देश दूसरे देश से कर्ज लेना है तो आपको किसी दूसरे देश नहीं जाना पड़ेगा, आपको गिफ्ट सिटी जाना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी मतलब कहाँ है, गुजरात के अंदर है, गांधीनगर में है, वहाँ जाओगे, वहाँ गिफ्ट सिटी है, आपको किसी देश का कैसे भी पैसा चाहिए तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ये अपने पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर समझते हो ना, जैसे कंपनी का दुकान होता है, कोई भी खराब कंपनी गाड़ी मोबाइल का भी सर्विस सेंटर होता है, उसी प्रकार फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, आप सर्विस सेंटर जा रहे हो, वहाँ से खरीद ले रहे हो, इंटरनेशनल सर्विस सेंटर। Okay, an international service center is a jurisdiction that provide world class financial service exclusively to non-resident in the domestic currency of the location where the IFSC is located। गलत बात है यार, ये नॉन रेसिडेंट के साथ साथ रेसिडेंट्स को भी प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 33 क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन ECGC इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन की, हमसे करेक्ट पूछा गया है यार। ECGC प्रोवाइड क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है यार, ये एक तरह से क्रेडिट रिस्क प्रोवाइड करता है, क्रेडिट इंश्योरेंस जो कि एक्सपोर्ट करते हैं उनको, है ना। It is partially owned by the Ministry of Commerce and Industry and partially by the Consortium of Indian Industrial Export Corporation। देखो भाई, it is not partially owned by the Ministry of Commerce and Industry, it is totally owned by this, ठीक है ना। ECGC has launched NIRVIC scheme to provide high insurance coverage, reduce premium for small exporters and simplified claim settlement process। बिल्कुल सही बात है, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ECGC ने एक्सपोर्ट गारंटीड, नाम से समझ आ रहा है यार, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन ने एक निर्विक स्कीम प्रोवाइड किया कि जिसे इस एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्टर होंगे वो एक्सपोर्ट करें और उनको ना आसानी से ना इंश्योरेंस मिल जाए कि भाई हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो कुछ तो मिले हमको सरकार की तरफ से। तो ये सरकार ने निर्विक स्कीम लगाया यार। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट्स और फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट हैव प्रोविजंस टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड अक्रॉस मेंबर, आइडेंटिफाई सच एग्रीमेंट अमॉन्ग गिवन बिलो। ओके, तो हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जिसमें हमारे पास फ्री मूवमेंट होता है लेबर का एंड कैपिटल का, ये हमको पूछा गया है यार। ठीक है, सो जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना, फ्री मूवमेंट्स होता है लेबर एंड कैपिटल का। कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है यार, यहाँ पे एक तरह से पार्टनर्स जो कंट्री होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेड करेंगे एट द जीरो ड्यूटी। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास जो साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है वहाँ पे। कॉमन मार्केट में क्या होता है भाई, कॉमन मार्केट तरह से कस्टम यूनियन ही है जिसमें फ्री मूवमेंट होता है लेबर का। ठीक है, बट हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेड हैविंग प्रोविजन टू फैसिलिटेट फ्री मूव। ठीक है, तो कॉमन मार्केट इज द करेक्ट आंसर यार, नॉट प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, कॉमन मार्केट में फ्री मूवमेंट होता है लेबर एंड कैपिटल का, हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे पास फ्री मूवमेंट का कॉमन मार्केट का एग्जांपल क्या है, यूरोपियन कॉमन मार्केट। ठीक है, जो हमारे पास इकोनॉमिक यूनियन है, उसका एग्जांपल क्या है भाई, यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे क्या होता है यार, हार्मोनाइज फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज तो होते हैं बट फ्री मूवमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता। जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस टैरिफ, है ना। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो मार्कोस PTA है ना, मार्कोसर PTA जो है वो हमारे पास है ना। यहाँ पे फ्री ट्रेड एक तरह से फ्री मूवमेंट तो नहीं होता, ठीक है, चीज़ों का टैरिफ कम करने की बात होती है यहाँ पे। सबसे आंसर बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का एग्जांपल हो जाएगा कॉमन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी
लीबर की बात करनी है, दैट इज़ लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। जो एक बैंक दूसरे बैंक से कर्ज लेता है और उसके पास कमी हो गया तो उसको जिस रेट पे लेता है उसको बोलते हैं लीबर, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट में लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लीबर इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लैंड टू वन अनदर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल बेंचमार्क है। लीबर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द IMF, नो, लीबर को एडमिनिस्टर कौन करता है भाई? इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी SDR। हमको बात करनी है SDR के बारे में। करेक्ट, SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इट इज़ एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिससे क्या करता है? सप्लीमेंट करता है मेंबर कंट्रीज़ को। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द IMF। बिल्कुल सही बात है, कोई करेंसी नहीं है, नाइदर द क्लेम ऑन द IMF कि मेरे को दो ही दो। इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ करेंसी वेयर करेंसी ऑफ ऑल IMF मेंबर आर प्लेस्ड फॉर कंपेरिजन। देखो भाई, ये जो है बास्केट ऑफ करेंसी के अंदर बेस्ड है, जिसमें 5 करेंसी आते हैं, नॉट ऑल दी मेंबर के करेंसीज, ठीक है। जिसमें हमारे पास, मैंने बात कर ली, US डॉलर आता है, यूरो आता है, जापानीज येन आता है, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग आता है, चाइनीज renminbi आता है। तो इन सब चीज़ें से ऊपर बेस्ड होता है, नॉट ऑन ऑल करेंसीज। तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। हमको बात किसकी करनी है? अर्ली हार्वेस्ट स्कीम की बात करनी है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के बारे में करेक्ट हमसे पूछा गया है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम इज सक्सेसर ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स। देखो भाई, प्रिकर्सर है, नॉट सक्सेसर। मतलब हमारे पास अर्ली हार्वेस्ट स्कीम से ही क्या देखने को मिलेगा? हमको ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज़ प्राइमरली अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। बिल्कुल सही बात है यार, एक तरह से ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इट हेल्प द 2 ट्रेडिंग कंट्रीज आइडेंटिफाई सर्टेन प्रोडक्ट फॉर टैरिफ लिबरलाइजेशन। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? टैरिफ लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात की, वो सब अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है जिससे हमारे पास बाद में जाके लिबरलाइजेशन हुआ यहाँ पे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा C2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल है, मैं मानता हूँ यार, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता होगा, हाँ, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ जाएगी, एक ही बार में इकोनॉमिक्स अंदर नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। बिट्स आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, दोनों कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जैसे एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे देश का इस देश में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर एक कंट्री बी में इन्वेस्ट कर रहा है, बी कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों देश के आपस में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करते हैं, जिससे दोनों के प्रोटेक्ट हो जाते हैं, दोनों के इन्वेस्टर्स। बिट्स इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द होस्ट स्टेट टू अकॉर्ड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है, तुम अब फेयर ट्रीटमेंट करो ऐसा बोल के एक तरह से वो ऑब्लिगेशन डाल देता है, इसलिए दोनों के जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। एज पर मॉडल बिट्स इन इंडिया, एज पर मॉडल बिट इन 2016 इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम an overly investor friendly approach to a somewhat protectionist approach। बिल्कुल सही बात है, पहले हम इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच थे 2016 के अंदर, अब हम धीरे धीरे किसके ऊपर मूव करते जा रहे हैं यार, है ना, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, क्योंकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहते, डूबने नहीं देना चाहते। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तीनों करेक्ट है भाई, आंसर हो जाएगा D। ओके, क्वेश्चन 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डिप्रीशिएशन। देखो भाई, डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन जो है वो कौन करता है? एक हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट करती है यार। एंड डिप्रीशिएशन जो है वो डिमांड एंड फोर्सेस से चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, तो ये अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है।
Devaluation is the fall in the value of the domestic currency in relation of the foreign currency in a situation when the exchange rate is determined by the force of demand and supply. देखो devaluation तब होता है जब it is by the government and not demand and supply. Demand and supply के समय depreciation होता है, so this is incorrect. Devaluation take place under a fixed exchange rate system whereas depreciation take place under the flexible exchange rate system. बिल्कुल सही बात है यार. तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व. फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार. फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. फॉरेक्स रिजर्व के अंदर हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती है, बिल्कुल सही बात है. SDR आता है क्या, फिएट करेंसी ना भाई, फिएट करेंसी आर नॉट द पार्ट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व. ठीक है, हमारे पास रिजर्व ट्रांसपोजिशन आता है, बिल्कुल सही बात है. तो और क्या क्या आते हैं भाई हमारे पास फॉरेन रिजर्व के अंदर, हमने देखा बैंक डिपॉजिट्स आते हैं. फॉरेक्स रिजर्व के अंदर हमारे पास गोल्ड आता है. फॉरेक्स रिजर्व के अंदर फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्लस स्पेशल ड्राइंग राइट्स, प्लस रिजर्व ट्रांसपोजिशन, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो ये सब हमारे पास किसके अंदर आते हैं भाई, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर. तो कंफ्यूज मत होना, गोल्ड तो मत भूलना, फॉरेन करेंसी एसेट्स नहीं भूलना. ठीक है, हमारे पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स नहीं भूलना है ना, रिवर्स ट्रांसपोजिशन नहीं भूलना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को नहीं भूलना, बैंक डिपॉजिट को नहीं भूलना. टोटल 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो गोल्ड हो गया, SDR हो गया, रिवर्स ट्रांसपोजिशन हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया है ना, बैंक डिपॉजिट हो गया है ना, और फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गए. तो सारी चीज़ हमारे पास किसके अंदर आते हैं, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर. करेक्ट हमसे पूछा है 1 2 का 4. 1 2 का 4 माने माय नेम इज रखन, गाना सुने मम्मी. हाँ, तो ये हमारे पास 40 क्वेश्चन हो गए हैं भाई एक्सटर्नल सेक्टर से, है ना. सारे सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है ना, चीज़ें सीखने को मिलती है. तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक एक बार में ही हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है मतलब है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होता.